2G घोटाले ने मनमोहन सिंह की सरकार को हिला दिया। अब आरोपियों के बरी होने पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस इस फैसले को सम्मान पत्र न समझे। I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this the massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. The allegation of a major scam involving the highest levels of government was never true, was not correct, and that has been established today. जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। 2G घोटाले पर सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का यह बयान कांग्रेस का वो दर्द है जो 2014 से पार्टी के हर नेता को हो रहा है। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया जिसकी वजह से आज वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, ये स्कैम जो था, ये विपक्ष का स्कैम था, झूठ का स्कैम। जो 2G घोटाला 2014 में कांग्रेस की सत्ता जाने का एक बहुत बड़ा कारण बना, उस पर आज सीबीआई कोर्ट का फैसला क्या आया, कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल तक सब ये कहते हुए सामने आ गए कि हम तो पहले ही कहते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी है कि अब भी ये मानने को तैयार नहीं। ये कहानी है 7 साल पहले की। एक आदमी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरे आदमी ने इसी घोटाले को समझाने के लिए आंदोलन चलाया। इस दूसरे आदमी के साथ तीसरी महिला जुड़ी, चौथा आदमी जुड़ा, और जो पांचवा आदमी था उसने 2G घोटाले को जनता को समझाने के लिए एक और आंदोलन छेड़ दिया, राष्ट्र का सहारा लेकर। छठा आदमी जो था उसने इस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, और फिर एंट्री हुई 7वें आदमी की। उसने इन सब लोगों की मेहनत को कंपाइल किया, जनता के सामने गया और जनता से इस घोटाले के खिलाफ वोट मांगे। आज 7 साल बाद घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए। काहे कि भैया घोटाला हुआ ही नहीं। और इस घोटाले से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था वो पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरे आदमी को Z+ की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी जो महिला थी वो उपराज्यपाल बन गई, और चौथे आदमी के हिस्से में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई। पांचवा आदमी कामयाब बिजनेसमैन बन गया, अरबों खरबों कमाकर। और जो छठा आदमी था वो सांसद बन गया, और 7वें आदमी के हिस्से में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमें और आपको क्या मिला? हम और आप बन गए मूर्ख, बेवकूफ। और हाँ, सही मायनों में मजाक इसी को कहते हैं। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज एक फैसला आया है और जज के जो फैसला दिया है उस फैसले को पढ़ते वक्त आपकी नजर 50 से 92 पेज के बीच में अटक सी जाएगी। जज जो कह रहे हैं, हमें लगता है आज शुरुआत में क्या दिखाया जाए आपको। एक फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं, बिल्कुल यही बात कही गई है। काश सिनेल्वर स्क्रीन पर पोएटिक जस्टिस जिस तरीके से होता है उस तरीके से आज ये बात अदालत से निकली हुई होती, क्योंकि 70 बरस आजादी के बाद भी हमें लगता है पहले दिन से लेकर आज तक की स्थिति में पन्ने पलटते चले जाइए, नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक स्थिति देखिए। The time comes. I, Indira Gandhi, Do solemnly affirm. do solemnly affirm. I, Rajiv Gandhi, Do solemnly affirm. do solemnly affirm. There was a clear announcement from the Government of India here in this house. मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। Manmohan Singh do swear
in the name of God. आपका अकेला 2G घोटाला, उसके जो अंक होते हैं ना, 1,74,000 करोड़ 7 रेस कोर्स रोड पर से एक लिख करके शुरू कीजिए और लिखते लिखते आगे बढ़िए, आखिरी 10 जनपद जाकर के पहुंचेगा। अमित शाह जी के पुत्र भ्रष्टाचार करते हैं और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता। राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो? कौन कैसे कब किस वक्त में जिक्र करे और इस देश की जनता सिर्फ निहारती रही है। बीते 70 बरस का सच तो यही। तो ऐसे में आइए आज जिक्र करते हैं उस फैसले का जो फैसला आया है और उन पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो जिसने इस देश की सियासत बदल दी, सत्ता बदल दी और लगा ये तकदीर भी बदल जाएगी। लेकिन हालात ऐसे, सब कुछ देखिए, पलटना शुरू कीजिए। To Delhi, I will be there for 2 to 3 days. I will cooperate with the investigating agency conveniently. No, I really don't know. It's okay in the court, and we have to wait for whatever decision comes. कमाल की झांकी है ना ये हिंदुस्तान की। तो आइए इस झांकी के अक्स में आज 2014 से लेकर अब तक, आज तो महात्मा गांधी जी ने भी चेहरा उस तरफ मोड़ लिया है जो हिंदुस्तान की झांकी हम दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि सत्ता इस देश में पलटती है घोटालों के नाम पर, और पलटने के बाद स्थिति क्या होती है, शुरुआत के 3.5 बरस। पहली रिपोर्ट। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेस कोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा। इतना लंबा फिगर होता है और आप हमें बता रहे हो। तो घोटालों की फहरिस्त खूब गिनाई गई, पर किसी भी मामले में किसी को सजा बीते 3.5 बरस में हुई नहीं है। तो क्या सब मिले हुए हैं, या फिर सबूत होते नहीं, या फिर सिस्टम ही करप्ट है? तो क्या देश की जनता को राजनीति बरगलाती है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करती है? क्योंकि सत्ता चाहिए, और चुनाव के वक्त की नवाजों को कौन भूल सकता है जब मनमोहन सिंह घोटालों के सरदार तक करार दे दिए गए। भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस है। देश को भ्रष्टाचार में डुबाने का पाप किसने किया हो तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज सीबीआई शर्मनाक तरीके से न्यायपालिका के सामने खड़े होकर कहती है कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेवारी ना दो। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सरकार का एक तंत्र बनी हुई है। लेकिन पार्लियामेंट इस पे खामोश नहीं रहेगा और प्रतिपक्ष इस आवाज को निश्चित रूप से। पर सत्ता में आने के बाद बीते 3.5 बरस की सत्ता का कच्चा चिट्ठा परख लीजिए। 1,76,000 करोड़ के कथित 2G घोटाले में 19 आरोपियों में से किसी आरोपी को कोई सजा नहीं हुई, सभी मुक्त। कोयला घोटाले में आज तक किसी कांग्रेसी नेता को सजा ही नहीं हुई। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले के मुख्य आरोपी सुरेश कलमाड़ी आज भी जमानत पर बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सभी आरोपी जमानत पर हैं और तारीख पर तारीख पड़ रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इन 2 आवाजों को सुन लीजिए। 2G का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। पर हुआ क्या? मोदी राज में ही हसन अली को जमानत मिल गई 2015 में।
टैक्स चोरी 50,000 करोड़ से घटकर 75 करोड़ कर दिया गया। रॉबर्ट वड्रा खुद ही अब सरकार को चुनौती देते हैं, सबूत पेश करे मोदी सरकार। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुख्य आरोपी एसपी त्यागी, जीएस गुजराल, संजीव त्यागी और गौतम खेतान जमानत पर हैं। स्टैम्प पेपर घोटाले का मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी मर गया, लेकिन घोटाले में शामिल किसी नेता को बीजेपी सरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा नहीं पाई। टाटा ट्रक घोटाले में कोई सबूत आज तक नहीं मिला। आदर्श हाउसिंग घोटाले के सभी आरोपी आज तक जमानत पर हैं, किसी नेता को कोई सजा नहीं। तो क्या समझे, घोटाला है, घोटाला नहीं है, आरोपी है, दोषी कोई नहीं। सियासत है, सत्ता मिलने के बाद कुछ भी नहीं, और ताबूत की आखिरी किल तो ताबूत घोटाला ही है। जॉर्ज फर्नांडिस का बायकॉट संसद तक में कांग्रेस ने किया था, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया ताबूत घोटाला नहीं हुआ, यानी क्लीन चिट दे दी गई। नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, परम मित्र नवीन अग्रवाल जी के अनुसार हम सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत की अब तक की सबसे परम राष्ट्रवादी सरकार ने राष्ट्र की एक और बेशकीमती संपत्ति भारतीय रेलवे को निजी हाथों में देने का राष्ट्रवादी फैसला ले लिया है। शुरुआत में लगभग 100 रूटों पर 150 निजी ट्रेनों को चलाए जाने की योजना है, और आगे चलकर कुछ ही समय में हर प्रीमियम रूट पर प्राइवेट ट्रेनें दौड़ रही होंगी, जो कि मनमांगा किराया भी वसूल करेंगी। खैर, तब की तब देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम भारतीयों ने भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। अब हम सिर्फ वर्तमान में जीने के आदी हो गए। साथियों, आप सबके साथ साथ मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब हम भारतवासियों को रेल यात्राओं में भी BSNL की जगह जियो के इस्तेमाल के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और हमें जियो की तरह शुरुआती कुछ समय रेल सेवाएं भी बिल्कुल मुफ्त मिल सकेंगी। मित्रों, हमेशा की तरह कुछ विपक्षी दल सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, और हमेशा की तरह सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और सुने भी क्यों? सरकार के अनुसार 60 वर्षों तक उन्होंने देश को लूटा है, तो क्या सरकार को 10 वर्ष भी ठीक से लूटने का मौका नहीं मिलना चाहिए? और वैसे भी अचंभित के पापा तो शुरू से कहते आए हैं कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, सॉरी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वैसे भी ये जो एंटी नेशनल लोग देश की जनता को बार बार भरमा रहे हैं कि देश एक बार फिर विदेशी ताकतों के हाथ बिक जाएगा, तो वे गद्दार ये बात समझ लें कि अदानी या अंबानी ये कोई फिरंगी नहीं है साथियों, हमारे अपने लोग हैं। अगर निजीकरण हो रहा है तो देश की संपत्ति देश में ही रहेगी, सिर्फ मालिक बदलेंगे। अब तक सरकार मालिक थी, और अब कोई और देशवासी मालिक बन गए। और वैसे भी इस निजीकरण से फायदा किसे है? हम आम जनता को ही ना। इससे भारतीय सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे वो वर्चुअल रैली जैसी किसी कल्याणकारी योजना में खर्च कर सकेगी, ताकि बिहार वासियों को एक बार फिर से सुशासन की सरकार मुहैया करवाई जा सके। साथियों, 109 रूट पर चलने वाली 151 रेलगाड़ियों की बोली लगाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, आइए बोली लगाइए और ट्रेन खरीद लीजिए। जी हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। धन्य है पीयूष गोयल जी, और धन्य है मोदी जी का विजन। अब तक तो हम और आप सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदते आए थे। अब मोदी जी और पीयूष गोयल की कृपा से कोई भी बिजनेसमैन, धंधे वाला आदमी, कोई भी सेठ जी, कोई भी लाला जी चाहें तो पूरी की पूरी ट्रेन रूट समेत खरीद सकते हैं। और अब सवाल यह है कि सेठ जी ट्रेन खरीदने के बाद करेंगे क्या? अब सेठ जी कोई सरकार तो है नहीं जो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चलाएंगे। वो कमाएंगे मुनाफा, और हर उस तरीके से कमाएंगे जैसे वो कमा सकते हैं। वाकई तारीफ करनी होगी मोदी जी की। 70 साल के इतिहास में पहली बार ट्रेन की नीलामी होने जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। जो नेहरू जी तक नहीं कर पाए वो मोदी जी करने जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। गरीबों का ख्याल हो ना हो, कारोबार करने वाले सेठ जी लोगों का कितना ध्यान है। अब देशद्रोही तो इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भाई इस विजन की गहराई को तो समझो कि जब ट्रेन चला के सेठ जी कमाएंगे तभी तो देश में तरक्की और खुशहाली होगी। अब क्या हुआ कि बाद में महंगी टिकट की वजह से गरीब आदमी ट्रेन की टिकट न खरीद पाए।
वैसे भी गरीब लोगों को ट्रेन का सफर कहाँ पसंद आता है। अभी हाल ही में तो सबने देखा था कि मोदी जी और गोयल जी की इतनी सारी ट्रेन चलने के बावजूद ये जिद्दी गरीब लोग पैदल ही अपने गांव जाते थे। हो सकता है कि यहीं से मोदी जी और पीयूष गोयल जी को ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का आइडिया भी आया हो। अरे भाई, जब गरीब आदमी ट्रेन में बैठ ही नहीं रहा तो ट्रेन को बेचो सेठ जी को। अब देश की सरकार भला क्यों टेंशन ले, सेठ जी चलाएंगे अपनी ट्रेन और कमाएंगे अपना मुनाफा। जिसे ट्रेन में चढ़ना हो चढ़ ले। भाई वाह, गरीब लोगों से लेकर सेठ जी तक के फायदे के बारे में सोचने वाली ऐसी दिलदार सरकार की तारीफ तो बनती है। और साथ ही तारीफ बनती है इनके तेज तर्रार एटीट्यूड के लिए भी। एकदम फटाफट अंदाज में 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों से प्रपोजल भी मंगवा लिए हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि इससे वो प्राइवेट कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जमा करेगी। अब जैसे ही देश के 109 रूट पर 151 ट्रेन की डील हो जाती है, फिर देखिए कैसे कायाकल्प होता है भारतीय रेल का। हो सकता है कि जल्द ही न्यूज चैनल आपको ये भी समझाना शुरू करें कि भारतीय रेल की कृपा बस यही रुकी हुई थी। हरी चटनी के साथ 151 ट्रेन की डील जैसे ही फाइनल होगी, भारतीय रेल पर कृपा एकदम से बरस पड़ेगी। खैर, हम तो पत्रकार हैं, हम तो भारतीय रेल के साल 2004 में फायदा कमाने की खबर से भी। नरेंद्र मोदी तुम आतंकवादी हो, अमित शाह तुम आतंकवादी हो, और तुम जैसे आतंकवादी हमारे भारत के सर्वोच्च चुने हुए पदों पे बैठे हुए हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और याद रखिएगा, अगर ये चीज़ आपने हिटलर से सीखी है कि देश के अंदर आतंकवाद फैला दो, आतंक फैला दो, और उस आतंक की वजह से लोग आपके नीचे दबे रहेंगे, हिटलर का अंत याद रखना। लोगों की ज़रूरत नहीं है ऐसे हाई इगोइस्टिक लोग, इतने बड़े बड़े आरोप वाले केस, और वो भाई साहब चीफ मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो इस देश में आतंक फैलाते हैं, हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं, और आम इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दब के रहे क्योंकि उनका आतंक है। इन आतंकवादियों को जड़ से हम उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। अपने आप उखड़ जाओ, सुधरना नहीं है। अब मोदी, शाह, ये जितने आतंकवादी हो ना, अपने आप उखड़ जाओ इससे पहले कि ये देश जाग गया। और जितने भी ये वीडियो देखेंगे, चाहे इस समय चाहे रिकॉर्डेड, जिन्हें अगर ये लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात करी है जिसकी वजह से आपको मुझ पे केस करना चाहिए, गो डू इट नाउ, क्योंकि मैंने तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया है। करो, छक्कों करो। आतंकवाद फैलाया सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। अब देखो कि मोदी जी, गेट आउट ऑफ माय कंट्री, इनफ इज इनफ। इतना आतंकवाद कोई नहीं सहन करेगा। ये देश खड़ा होने वाला है बुरी तरह तुम्हारे खिलाफ। तैयार हो जाओ, झोला भी नहीं उखाड़ पाओगे, चड्डी पहन के दौड़ाए जाओगे। खाकी चड्डी, कौन सी वाली? संघ की। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। जितने रक्षा विशेषज्ञ सब देशद्रोही हैं। चीन ताली बजाता है प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर, और प्रधानमंत्री की टिप्पणी को खारिज करना पड़ता है विदेश मंत्रालय द्वारा। ये भी स्थिति 70 साल में पहली बार देखी गई है। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे।